ये है पार्ट 10। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मोकपुंग उंजी का उसके प्रति रवैये को याद कर कहता है, आज उसके उन सारे दिनों का उसका घमंड चकनाचूर कर दूंगा। और कुछ पल में ही वो मास्क अटैकर हुआन उंजी के साथ सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सब देख हुआन चिल्लाकर मोकपुंग से पूछते हैं, इस सब का क्या मतलब है? इस पर मोकपुंग कहता है, हमें सूचना मिली थी कि हलिम ग्रैंड एस्टेट में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। कहते हैं कि देश भर के प्रभावशाली लोग काफी समय से हलिम ग्रैंड एस्टेट में आते जाते रहे हैं। इस पर हुआन चिल्लाकर पूछते हैं, तो इसमें संदिग्ध क्या है? फिर मोकपुंग शातिर अंदाज में कहता है, आखिर वो कौन सी वजह हो सकती है जो ताकत और अधिकार वाले लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हों? ये तो गद्दारी है। ये सुन हुआन और उनके साथियों के होश ही उड़ जाते हैं। इस पर हुआन कहते हैं, ये तो पूरी तरह से बकवास है। गद्दारी? हम तो सिर्फ गो खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। फिर मोकपुंग कहता है, क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं मान लूं कि इतने लोग सिर्फ गो खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे? फिर हुआन कहते हैं, यही सच है। आपने हलीम मास्टर ऑफ गो के बारे में अफवाहें तो सुनी होंगी। इस पर मोकपुंग कहता है, अफवाहें मैंने सुनी हैं, लेकिन अफवाहें कभी भी बनाई जा सकती हैं, है ना? फिर सारे बंदियों में किसी को ढूंढ रहा होता है। फिर एक मास्क वाले अटैकर को पूछता है, और वो आदमी कहां है? इस पर मास्क वाला पूछता है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? फिर मोकपुंग कहता है, वो आदमी हलिम मास्टर ऑफ गो या जो भी कहलाता है वो कहां है? इस पर मास्क वाला कहता है, इन सारे बंदियों के अलावा कोई और एकेडमी में नहीं था। यह सुन मोकपुंग कहता है, क्या वो भाग गया या पहले ही चला गया? हमारे आने के बाद भागना नामुमकिन था, तो वो पहले ही चला गया होगा। किस्मत वाला निकला। फिर सारे बंदियों से कहता है, वैसे भी अगर आप लोग निर्दोष हैं तो आपको जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। जब हम एकेडमी की जांच करेंगे और कोई मसला नहीं मिलेगा तो हम आपको छोड़ देंगे और माफी भी मांगेंगे। तभी एक मास्क अटैकर एकेडमी से एक बुक लेकर मोकपुंग के पास आता है और कहता है, हमें मिल गया। उस बुक पर लिखा होता है कलेक्टिव ओथ, यानी सामूहिक शपथ। उसे देख मोकपुंग कहता है, यह है सामूहिक शपथ उन लोगों की है जिन्होंने गद्दारी की साजिश रची थी। ये कलेक्टिव ओथ का मतलब कुछ लोग मिलकर किसी समझौते के लिए साथ आते हैं। ये सुन हुआन और उनके साथियों के होश उड़ जाते हैं। फिर हुआन हैरानी से पूछते हैं, सामूहिक शपथ? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। इस पर मोकपुंग उन्हें वो बुक दिखाते हुए कहता है, क्या इस सबूत को सामने देखकर भी तुम यही कह रहे हो? ये सुन देख हुआन समझ जाते हैं और मन में कहते हैं, शुरू से ही वो लोग इसी इरादे से यहां आए थे। मैं फंस गया। तभी बंदियों में से एक कहता है, हम निर्दोष हैं। दूसरा कहता है, ये नाइंसाफी है। तीसरा आदमी कहता है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं इसके लिए यहां नहीं आया था। तभी बंदियों में एक आदमी खड़ा हो जाता है। ये होते हैं ली वांग, एम्पायर के छोटे भाई। वो मोकपुंग को कहते हैं, मोकपुंग, तुम कुछ दिलचस्प कर रहे हो। उन्हें देख मोकपुंग शॉक हो जाता है और कहता है, आप तो रॉयल हाइनेस हैं, ये तो शहजादे हैं। हमें ली वांग के बारे में और बताया जाता है, ये रॉयल सेंसरेट के हेड और सेंसर जनरल प्रिंस ली वैंग होते हैं। फिर वो चिल्लाकर मोकपुंग को कहते हैं, मुझे सेंसर जनरल कहकर पुकारो। उन्हें देख बंदियों में से एक कहता है, सेंसर जनरल प्रिंस ली वांग? वही दूसरा कहता है, हम बच गए। तीसरा कहता है, चूंकि प्रिंस ली ने सब देखा है, वो जान लेंगे कि हम निर्दोष हैं। उन्हें देख मोकपुंग हाथ जोड़ते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि आप यहां हैं तो मैं इतना सख्त कदम नहीं अपनाता। इस पर ली वांग कहते हैं, मैं भी ऐसे बंधनों से बंधने वालों में से नहीं हूं, तो इन्हें जल्दी खोलो। फिर मोकपुंग कहता है, उससे पहले मुझे कुछ पूछना है। इस पर ली वांग कहते हैं, कुछ पूछना है? फिर उन पर आरोप लगाते हुए मोकपुंग कहता है, तुमने गद्दारी की प्लानिंग क्यों की? ये सुन तो ली वांग हैरान हो जाते हैं। आगे मोकपुंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहां होगे? ये सुन तो ली वांग गुस्से से कहते हैं, तुम विलेन, ये क्या कह रहे हो? तभी दो मास्क वाले अटैकर उन्हें दबाकर घुटनों पर लाद देते हैं। फिर मोकपुंग कहता है, अगर गद्दारी है तो एक केंद्र होना चाहिए। एक हनलिम ग्रांड स्कॉलर तो केंद्र नहीं हो सकता। तो तुम शाही खानदान के सदस्य इस गद्दारी के असली केंद्र हो, प्रिंस ली। ये सुन ली वांग चिल्लाकर कहते हैं, तुम बदतमीज, तुम्हारा घमंड आसमान तक पहुंच गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गद्दारी का इल्जाम देने की? क्या तुम सोचते हो कि इससे बच जाओगे? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। इस पर मोकपुंग जवाब देता है, तुम्हें गलतफहमी है। तुम ये बात एम्परर को नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम कभी एम्परर से मिल ही नहीं पाओगे। फिर जोर से कहता है,
गद्दारी का मतलब है तुरंत फांसी। तुम सब यहीं मरोगे। इस मामूली सी एकेडमी में एक कलेक्टिव ओथ है, जहां तुम प्रिंस ली वांग और कई प्रभावशाली लोग इकट्ठा होकर गद्दारी की साजिश रचते हो। फिर तुम्हारे हिसाब से एम्परर क्या सोचेंगे? कोई भी इसे गद्दारी की साजिश ही मानेगा, है ना? ये सुन ली वांग पूरी ताकत से चिल्लाकर कहते हैं, तुम मोटे सांड, हेवन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस पर वो मोटा कहता है, हाँ हाँ, ऐसे ही भीख मांगते रहो। और आप में से एक शख्स है जिसे सबसे पहले मरना होगा, वो है मून उंजी। फिर उसके पास जाकर कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मैं अपने तरीके से सब संभालूंगा। ये नतीजा है मुझे इनकार करने का। तेरी वजह से सब मरने वाले हैं। फिर उसके मुंह को उठाते हुए आगे कहता है, अब कैसा लग रहा है? इस पर उंजी उसके मुंह पर थूक देती है और चिल्लाकर उसे कहती है, मैं यहां मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने से शादी नहीं करूंगी। ये सुन मोकपुंग अपनी जीभ से वो थूक चाटता है, फिर उसके मुंह को पकड़कर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आगे कहता है, मैं तुम्हें ये चाहने पर मजबूर करूंगा कि काश तुम मर जाती। सोचो, जितना बुरा हाल सोच सकती हो, मैं तुम्हें उससे दर्जनों गुना ज्यादा दर्द दूंगा। इस पर वो गुस्से से कहती है, क्या तुम सोचते हो मैं ऐसा होने दूंगी? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने से बेइज्जत नहीं होंगी। फिर मोकपुंग उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, ऐसा है, अगर तुमने अपनी जान ले ली तो तुम्हारे पिता को वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पिता ने भी अपनी जान ले ली तो दूसरे लोगों को वो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचो कि इसमें सिर्फ यही लोग शामिल हैं। गद्दारी का मतलब है 9 पीढ़ियों का सफाया। अगर मरना चाहती हो तो मर जाओ, फिर दूसरे वो सजा भुगतेंगे जो तुम्हें भुगतनी चाहिए थी। ये सुन उंजी गुस्से से दांत पीस रही होती है। फिर उसके बाल पकड़कर उसे उठाता है और हंसते हुए कहता है, तो चलो मर कर दिखाओ, मरने की कोशिश करो। मुझे तो और मजा आएगा अगर तुम्हें मार कर ही खेल खत्म न करूं तो। और ही कर हंस रहा होता है। वहीं योंजी दर्द से चिल्ला रही होती है। अपनी बेटी को दर्द में देख हुआन उसे पुकारने के अलावा कुछ कर नहीं पाते। आगे मोकपुंग अपना मुंह यूंजी के पास लाकर उसके मुंह को अपने हाथ से टच करते हुए कहता है, ठीक है, शुरू करें। ये सब देख योंजी मन में दर्द से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। फिर डरते डरते आंखें खोलती हैं और सामने देखकर तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि सामने योनहो अपना बोझा बिस्ताना लेकर इधर उधर देखते हुए धीरे से छत पर जंप मारता है और उस पर चढ़ जाता है। उसकी हरकतें देख वो जोर से उसका नाम चिल्लाती है। ये देख योनहो पीछे देखने लगता है और सिर खुजाते हुए हंसने लगता है। इस पर वो चिल्लाकर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? फिर योनहो चिल्लाकर कहता है, दिख नहीं रहा, मैं भाग रहा हूं। इस पर युंजी चिल्लाकर कहती है, तुम भाग रहा हूं ऊंची आवाज में कैसे कह सकते हो? आगे योनहो चिल्लाकर हाथ हिलाते हुए कहता है, क्यों नहीं कह सकता भाग रहा हूं, जब मैं सच में भाग रहा हूं। तुम पढ़े लिखे खानदान से हो, इसलिए तो तुम्हें मेरी बोली पसंद नहीं आ रही है ना? इनकी बातें सुन सारे लोग हैरान होते हैं। युंजी उससे चिल्लाकर कहती है, साले, तुझे हमारी मदद करनी चाहिए। इस पर योनहो कहता है, किसकी मदद? मैं खुद ही मुश्किल से बच रहा हूं। इस पर वो हैरानी के साथ गुस्से से कहती है, तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है, तुम मदद कर सकते हो। इस पर योनहो हाथ झटकते हुए कहता है, अगर मैं इस लड़ाई में मेरी इन स्किल्स पर भरोसा करके दिखावा करने की कोशिश करूंगा तो समय से पहले ही टपक जाऊंगा। ऐसे वक्त में अनदेखा करना ही लंबी उम्र का शॉर्टकट है। फिर मोकपुंग को हाथ हिलाकर कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम जो कर रहे हो वो जारी रखो। ये सुन तो युंजी का दिल टूट जाता है। वहीं हुआन हैरान होते हैं और ली वांग तो गुस्से से गालियां भी देने वाले होते हैं। वो कहते हैं, इतना निकम्मा मैंने कभी नहीं देखा। तभी मोकपुंग जोर से चिल्लाकर योनहो को कहता है, रुको। फिर कहता है, भाग रहे हो? तुम पहले ही गद्दारी में शामिल हो, तुम कहीं भी भाग जाओ, तुम्हारे पीछे पूरा एम्पायर तुम्हें ढूंढने में लग जाएगा, तुम बच नहीं पाओगे। इस पर योनहो कहता है, खैर कोशिश करूंगा, तब पता चलेगा, है ना? इस पर मोकपुंग कहता है, तुम बेवकूफ हो। एम्पायर बड़ा है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अधिकारी ना हो। तुम जैसे एक को ढूंढ निकालना कुछ भी नहीं है। इस पर योनहो वहां से जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, तुम बाद में ढूंढ लेना। ये सुन तो मोकपुंग का दिमाग खराब हो जाता है और मास्क वाले अटैकर को कहता है, पकड़ो इसे। इतना सुनते ही एक अटैकर योनहो की तरफ जाने लगता है। अटैकर को योनहो की तरफ जाता देख उंजी चिल्लाकर योनहो को कहती है, भाग जाओ। ये आवाज सुन योनहो वहीं रुक जाता है। फिर एक स्माइल करता है। फिर अटैकर को अपने ऊपर अटैक करता देख युंजी से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मदद मांग रही थी और अब कह रही है भाग जाओ, मैं करूं तो क्या करूं? तभी अटैकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तो उसकी आफ्टर इमेज है। वहीं योनहो बिजली की रफ्तार से उस अटैकर के पीछे आ चुका होता है और अटैकर कुछ करता उससे पहले ही योनहो लाइटनिंग की स्पीड से अपनी कोहनी से उस पर अटैक कर देता है। फिर एक जगह खड़ा होकर युंजी की तरफ देखकर कहता है, सच में कितनी अजीब औरत है।
वहीं वो मास्क अटैकर इस हमले से छत तोड़कर जमीन में धंस गया होता है। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।